दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये है उत्तराखंड और उत्तराखंड में 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस को मैंने यहां पर हाईलाइट किया है। एक तो गास्तोली, फिर इसके बाद मना, मना के बाद बद्रीनाथ। तो हुआ कुछ यूं है कि यहां पर एक बहुत ही बड़ा एवलांच देखने को मिला, जिसकी वजह से ये जो गास्तोली से मना के बीच की कनेक्टिविटी है ना, यहां से लेकर यहां से गास्तोली से मना तक की, यहां पर एक हाईवे है और उस हाईवे पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक कैंप लगा हुआ था। भाई सीधी बात है, ये बॉर्डर एरिया आ गया। जैसे ही हम थोड़ा सा नॉर्थवर्ड जाएंगे ना इसमें, तो यहां पर आपका आ गया, आप नोटिस करेंगे, ये देखिए ये आ गया मना पास, और मना पास से एंट्री होती है फिर तिब्बत की तरफ। आपने देखा होगा हम पासेस की बात करते हैं तो मना पास है ना, तो यहां से आप थोड़ा सा साउथवर्ड आएंगे तो यहां आ गया गास्तोली, और गास्तोली से थोड़ा और साउथवर्ड हम आएंगे तब आ जाएगा मना, और मना से थोड़ा और साउथवर्ड आएंगे तो बद्रीनाथ। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हो गई कि एकदम से यहां पर एवलांच आया और लगभग 57 बीआरओ वर्कर्स यहां पर काम कर रहे थे। ठीक है, वो ऐसे के ऐसे ट्रैप रह गए। और ये जो रिवर है ना, इस रिवर के पैरेलली आप उस पर्टिकुलर हाईवे को देख पाएंगे। यहां पर जैसे जैसे मैं जूम करूंगा आपको एकदम यहां पर देखिए, ये है रिवर का ट्रैक इधर से और ये है हाईवे, और इस हाईवे के ऊपर आप देख सकते हैं स्टीप ये माउंटेनस कोर्स हैं। तो यहां पर देखा ये गया कि एकदम से बर्फ आकर के और जो सो रहे थे ना लोग, उनको सोते सोते ही छोड़ दिया और वो पूरे के पूरे बर्फ के अंदर ट्रैप हो गए। वैसे तो वहां का प्रशासन अपने अपने लेवल पे काम कर रहा है, बट अगेन यहां पर हमें देखने की जरूरत है कि गास्तोली से शुरुआत हुई इस एवलांच की, बताया जाता है, और फिर वो एवलांच रिवर में फ्लो होता हुआ मना तक पहुंचा। तो ऐसे में बीच में वो जो कैंप था ना, वो कैंप ऐसे कैसे ट्रैप कर गया। और इस एवलांच का असर है ना, आप देखोगे कि इससे भी साउथ में हम आते हैं तो बद्रीनाथ धाम आ जाता है, वहां तक देखा गया। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है, और साथ ही साथ हमें यह भी देखना जरूरी है कि एवलांच है ना, वो भी अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आज के टाइम पर, अगर हम नोटिस करें तो। आप खुद देखिए कि ये जो अलकनंदा रिवर है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके आसपास में वैसे ही बहुत सारा पानी का फ्लो रहता है। और अभी जो सीजन चल रहा है अभी के टाइम पे, जिसमें हम दिसंबर से अप्रैल मंथ को हम उठाएंगे ना, तब आपको नोटिस करने को मिलेगा कि वाकई में इस टाइम पर हमारे यहां पर स्नोफॉल भी होता है। कारण क्या है स्नोफॉल का, आपको पता है कि हमारे यहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो आते हैं ना, वो फिर बाद में यहां पर एक तरीके से स्नोफॉल करते हैं। और स्नोफॉल का जो टाइम होता है, उस टाइम पर आपको एक जबरदस्त यहां पर एवलांच की सिचुएशन देखने को मिल जाती है। और एवलांच क्या होता है भाई, सीधी बात है, एकदम से बर्फ का पहाड़ी के सहारे, जो स्टीप स्लोप है उसके सहारे एकदम से आकर के और उसका बह करके आ जाना, और जो भी नीचे फिर ट्रैप के फॉर्म में, या फिर कहें कि जो भी उसके चंगुल में फंसता है, वो सारे के सारे वहीं रह जाते हैं। क्योंकि बर्फ जब फ्लो करती है तब तो बड़ी इजीली फ्लो करके आ जाती है, बट जब वो एक तरीके से एवलांच रुक जाता है ना, उसके बाद में फिर वो एक बहुत बड़े ट्रैप का काम कर जाता है, जिसकी वजह से कईयों को सफोकेशन हो जाता है, कईयों को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते जिंदगी और मौत के बीच में वो लड़ाई बड़ी गजब की हो जाती है। ठीक है, तो अभी 16 जनों को तो देखो निकालना पॉसिबल हो पाया है, बट स्टिल रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू है। बट वहां पर अभी हमें देखने की जरूरत है कि प्रशासन और क्या क्या कर रहा है, और साथ ही साथ एवलांच के लिए क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से फ्राइडे मॉर्निंग को उत्तराखंड के चमोली वाले एरिया में 50 से ज़्यादा बीआरओ वर्कर्स हैं जो ट्रैप्ड हैं। बट वही बात है कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी तरफ से कंटिन्यू कर दिया गया है। आप देखोगे कि वहाँ पर चमोली डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम हैं, नाम है उनका संदीप तिवारी, उन्होंने अपनी तरफ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इन सबको लगा दिया है वहाँ पर। और साथ ही साथ ये भी डायरेक्शन दी है कि रोड का जो भी डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर किया जाए, और जो भी ट्रैप्ड लोग हैं उनको निकाला जाए, जो भी फंसे हुए हैं उनको। ठीक है, ऐसे में पावर लाइन भी डैमेज हुई है, क्योंकि आप देख सकते हैं पहाड़ी एरिया में जो भी हमें पावर लाइन और ये कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, वो वैली के पैरेलली करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट डैमेज है, वो भी देखा गया है। तो ऐसे में अभी ये जो काम है ये वॉर फुटेज पे चल रहा है, या फिर ये कहो कि बहुत ज़्यादा स्केल पे वहाँ पे चल रहा है। अब आप देख लीजिए, ये है एक्चुअल में वो एवलांच, और ये है वो हाईवे जो मैंने आपको भी दिखाई थी, और ये अलकनंदा की एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है सरस्वती। ठीक है, जहाँ पर आप ऊपर की तरफ अपर कोर्स में तो गस्तोली देखेंगे, फिर मना देख लेंगे, और मना से थोड़ा सा आगे आते ही वो सरस्वती रिवर इधर से आने वाली अलकनंदा के साथ ज्वाइन कर लेती है, और अलकनंदा के किनारे फिर आपका बद्रीनाथ लोकेटेड है। इस तरीके की लोकेशन हमने अभी
देखिए, अब सवाल यह आता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा एवलांच प्रोन रीजन कौन से हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है ना, वो एवलांच प्रोन सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां पर हमारे वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स लोकेटेड है। तो ग्लेशियर्स वाले रीजन में ही देखो इसका स्पेस स्कोप बनता है। तो ऑल्टीट्यूड जहां जहां पर भी 3500 मीटर से ज्यादा है ना, ये जो ब्लू रीजन जो आपने हाईलाइट होता हुआ यहां पर देखा है, ये सारा एवलांच प्रोन है। और अभी हमने जो बात की है वो ये पर्टिकुलर लोकेशन आ जाती है। समझ गए बात को? तो हमें ये देखने की जरूरत है कि एवलांच जो है वो एक तो किस तरीके की सिचुएशन या क्या सरकमस्टांसेस होती है जब बंद होता है। वैसे तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि एवलांच बेसिकली स्नो, आइस और उसके साथ में कंक्रीट का मिक्स, ये रैपिडली मूव करके आ जाता है विद द स्लोप ऑफ द माउंटेन्स। तो ऐसे में वो आकर के जो भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगी उसको बिल्कुल ट्रैप कर देते, चाहे बड़ी बिल्डिंग हो, कोई बड़ा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कुछ भी हो, सब। तो कैंप तो बहुत छोटी चीज हो गई, आप भी समझ सकते हैं यहां पे, राइट। सवाल यह आता है कि क्या कारणों की वजह से हमारे यहां पर एवलांच देखने को मिलते हैं वेस्टर्न हिमालयाज में। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो है प्रेसिपिटेशन। अभी के टाइम पे आप देखते हो कि हमारे यहां पर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो मेडिटेरेनियन सी से जो मॉइस्चर है ना, वो कंटेंट आ रहा है, जो कि मोर और लेस हमारे नॉर्दर्न रीजन में, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड रीजन में आप देखेंगे तो स्नोफॉल के फॉर्म में लगातार गिर रहा है। और जैसे ही स्नोफॉल गिरेगा ना, तो सीधी बात है फिर जो नीचे वाली जो बर्फ ऑलरेडी सेटल्ड है उस पर जब हैवी लोड आके गिरेगा तो फिर वो उसको वीक कर देगा और अपने साथ में मूव करवा देगा। तो पहला कारण तो हो गया प्रेसिपिटेशन। दूसरा कारण कई बार अर्थक्वेक्स। आपको खुद को पता है कि हमारा जो हिमालयन रीजन है ये अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। क्यों? क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों कोलाइड कर रही हैं। तो ऐसे में उस कोलिजन की वजह से यहां पर सिस्मिक एक्टिविटीज भी बहुत होती हैं। तो इसके जो अपर लाइंग, ओवरलाइंग जो स्नो है वो वीक पड़ जाती है, तो वो भी स्लाइड डाउन कर जाती है। इसके अलावा कई बार स्नो पैक जो बर्फ है वो ग्लोबल वार्मिंग के चलते भी वीक हो जाती है, उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है, तो भी वही कहीं ना कहीं एवलांच का स्कोप बन जाता है। तो मोटा मोटा अभी का जो लॉजिक है ना, वो सीधा प्रेसिपिटेशन की तरफ जा रहा है। और हमारे यहां पर प्रेसिपिटेशन का स्कोप कब दिखाई पड़ रहा है? दिसंबर महीने से लेकर के आप अप्रैल मंथ तक चले जाइए, जिस टाइम पर ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस का स्कोप बना रहता है, तब हमारे यहां पर स्नोफॉल होता है। उसी टाइम पर एवलांच के हमारे यहां पर केसेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी। अब आप खुद देखो यहां पर कि कई बार नई स्नो सेटल हो रही है, कई बार हवा बहुत तेज चल रही है। अच्छा, कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमारे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस भी होते हैं, जिसके चलते हम वहां के जो सेटलमेंट हो रखा है, पूरी जो जमीन है उसको वाइब्रेट कर देते हैं ना, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। और जब ये मूव करता है तो स्पीड आप देखो कि 60 से 80 मीटर पर आवर की स्पीड से आकर के गिरता। अब लोग अगर सो रहे हैं ना तो वो सोते ही रह जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा कब वो समा गए पूरी बर्फ के अंदर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहां पर क्या आती है कि जब ये स्नो स्लाइड डाउन करती है ना, तो बड़ा इजीली स्लाइड डाउन करके नीचे आ जाएगी। पर जैसे ही स्लाइड डाउन करके नीचे आएगी ना, तो उसके बाद में ये सॉलिडिफाई हो जाती है, मूव करती है ना, उस टाइम पर तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी पकड़ नहीं होती है। पर जैसे ही एक बार ये अवलांच स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद में ये एक पकड़ बना लेती है और एक स्ट्रॉन्ग रॉकी कंडीशन क्रिएट कर देती है, कंक्रीट की तरह। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो लोग भी इस पर्टिकुलर ट्रैप में अभी फंसे हुए हैं, वो लोग कहीं ना कहीं निकलने में बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और इसी वजह से आप देखते हो कि जो लोग भी ट्रैप हो जाते हैं उनको निकालने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर सबसे बड़ी क्या रही है कि एकदम से इस तरीके से कोई ऊपर आकर के एक आगोश में ले ले इतना बड़ा मलबा टाइप, है ना, बर्फ का मलबा ही बोलो एक तरीके से, तो उसमें ट्रॉमा का भी बहुत बड़ा से कंडीशन हो जाता है, एकदम से टेंशन में आना। इसके अलावा हाइपोथर्मिक कंडीशन बन जाती है। हाइपोथर्मिक कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है, जहां पर रिकवरी करना मुश्किल होता है। इसके अलावा जो ट्रैप्ड इंडिविजुअल होते हैं उनके लिए सफोकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कई ऐसी सिचुएशंस हैं जो हमारे लिए बड़ी कंसर्निंग बन रही है कि कैसे भी करके जो बचे हुए 41 इंडिविजुअल्स हैं उनको भी हम जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करें। वैसे देखा जाए तो स्नो एवलांच के हिसाब से 3 जोन्स में एवलांच को डिवाइड किया जा सकता है। एक तो रेड जोन, जो कि बहुत डेंजरस हो गई और इसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से इंडिविजुअल अगर ट्रैप में आ जाए तो सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3 टन तक का
वजन आपको पर स्क्वायर मीटर पे झेलना पड़ता है। फिर वहीं पे ब्लू एवलांच की जोन की बात करें तो ये थोड़ा सा मॉडरेट हो गया, बट आपको देखने को मिलेगा कि अभी भी कहीं ना कहीं दूसरी जो एक्टिविटीज हैं वो आपकी इंपैक्ट आती है। येलो जोन में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एवलांच जो है वो स्नो फॉर्म में ही होता है, एकदम से आइसी फॉर्म में नहीं होता। एक तो स्नो है जो कि वो हल्की हल्की गिरती रहती है, एक होता आइस का बड़ा सा लबादा जो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जो कि जनरली रेड जोन में देखने को मिलता है। तो अभी जो सिचुएशन है उसका जो अपडेट था वो मैंने आपको दिया। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। वहां पर एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्सेस, ये सब लग चुके हैं उन जो भी ट्रैप्ड इंडिविजुअल हैं उनको निकालने के लिए। अब सीधी बात है, बॉर्डर एरियाज में हमें भी हमारा काम कंटिन्यू करने की जरूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो इवेंट हुआ है ये वाकई में दिल दहला देने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। और कोई अपडेट आएगा डेफिनेटली शेयर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।